हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट। जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं आज आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है और सारे क्वेश्चंस को समझते हुए चलना है। मैथ के क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं और आपको 20 के 20 यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल सके, समझ सके आप किस लेवल के और किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जो भी बीएसएफ की तैयारी करने वाले हैं। डेली मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मैथ का। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में या किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में वीकनेस है या जो आपको समझ नहीं आता वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सारे क्वेश्चंस के आपको वहाँ पर आंसर दिए जाएंगे, सभी का रिप्लाई दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम वाले चैप्टर से, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। आप क्वेश्चन को नोट करते रहना किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, किस लेवल का क्वेश्चन है और किस तरह के हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। वीडियो को रोक करके आप पहले खुद से क्वेश्चन सोल्व करना, उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है तब आप उसको सोल्व कर लेना, बाकी आप आगे बढ़ जाना। सॉल्यूशन आपका पीडीएफ में नहीं मिलेगा, कभी आप सोचने लगो कि सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको मिलेगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन वाली पीडीएफ मिलेगी, वो भी प्रैक्टिस के लिए। पहले यहाँ पर सीखिए, फिर आप खुद अटैम्प्ट करके देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हमको दिया है दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती और एचसीएफ महत्तम समापवर्ती, लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हमको एलसीएम दिया है, एलसीएम हमारा है 96 और जो हमको एचसीएफ दिया है, एचसीएफ है हमारा 8। एचसीएफ क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का, दो संख्याएं हैं उन दोनों में जो भी कॉमन होगा वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। और जो संख्या इन दोनों से डिवाइड होगी वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो संख्याएं बनेंगी उन संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 96 होगा, और जो उनका एलसीएम होगा 96 होगा, और जो उनका कॉमन फैक्टर होगा, जो उन दोनों संख्याओं में कॉमन होगा, वो क्या होगा हमारा 8। तो हमसे बोला है उनका योग क्या है, 56। तो किन्हीं दो संख्याओं का, जो दोनों संख्याएं हैं उन दोनों संख्या का योग क्या है, 56। सबसे पहले क्या करना होगा हमको, तो उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो सबसे पहले हमारा काम है कि उन संख्याओं को देखना कि हमारी वो संख्याएं क्या हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि जो आपका एलसीएम है वो तो एलसीएम आना ही आना है, यानी कि जो आपके नीचे आने वाला है वो 96 जरूर आएगा। तो 96 आपका कंफर्म आना है, तो 69 वाले दो ऑप्शन है ये तो आपके बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब इन दो में से एक ऑप्शन बचता है, तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा करा देता हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक हिंट दिया था कि आप किस तरह से कर सकते हो। संख्याएं क्या होती हैं, देखिए जो संख्या कॉमन है, तो संख्याएं हमारी किससे बनेंगी, एचसीएफ से मिलकर ही संख्याएं बनेंगी। तो दोनों संख्याएं हो जाएंगी हमारी 8a प्लस 8b। दोनों संख्याओं का योग क्या दिया है, दोनों संख्याओं का योग हमारा 56 है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा 7। एलसीएम में क्या बताया था मैंने, हमसे पूछा है व्युत्क्रम का योग, तो a/1/a और 1/b। अब हमारा जो कॉमन है वो क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, नीचे आ जाएगा ab और ऊपर आएगा a प्लस बी का मान हमारे पास 7 है और ab का हमारे पास मान 96 है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7/96। तो किस ऑप्शन में हमको 7/96 दिया है, ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। व्युत्क्रम का योग आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, तो आप शुरू में भी कर सकते थे 1/a 1 + a 1/b। तो इस तरह से
आपको बस क्या करना है, अपने क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, धीरे धीरे आप करते रहोगे तब आप उसको आसानी से कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, पढ़िए, अच्छे से समझिए और फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए। जैसा कि अभी मैंने आपसे बोला था कि पहले क्वेश्चन को खुद करके देखना है, उसके बाद देखना है कि आपसे अगर नहीं बनता है तो किस तरह से आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, तरीका हमको वो यूज़ करना है जो हम एग्ज़ाम में भी अप्लाई कर सकें। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट करते हो, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, आपके पास प्रेशर, तो आपके पास एक माइंडसेट होता है कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ज़्यादा टाइम ना ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पुस्तक का अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस 900 रुपये था। किसी व्यक्ति ने क्रमागत 2 छूट प्राप्त करने के बाद, यानी कि उसने 2 डिस्काउंट पाए हैं, और डिस्काउंट क्या हम किस पर दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पर। याद रख लेना, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही दिया जाएगा। 2 छूट प्राप्त करने के बाद वस्तु कितनी हो गई, 769.5 की उसने खरीद ली। पहली छूट यदि 5% की थी तो दूसरी छूट की दर क्या होगी, तो दूसरी छूट आपको बतानी है कितनी थी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अंकित मूल्य पर 5% की छूट दे देनी है। तो हमको देखना है कि वस्तु कितने की बचेगी, जो आपका आर्टिकल है वो कितने का बचेगा। तो 5% की छूट देते हो तो कितना बचता है आपका, उसका प्राइस कितना बचेगा, 95। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, 9 5 जा 45, 4 बचा आपका, 9 9 जा 81 और 4 85, 855 आ गया। अभी क्या है, ये एक छूट देने के बाद वस्तु हमारी 855 की हो जाती है। अब देखिए, दूसरी छूट हमने क्या कर, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 900 और एक 5% की छूट दी, और दूसरी छूट 100 माइनस एक्स अपॉन में 100 इक्वल में आप 769.5। एक तरीका तो आपका ये हो जाता है, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि आपने दूसरी छूट कितने की दी थी। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, दूसरे तरीके से आप इसको कैसे कर सकते हो। यहाँ पर आपने एक छूट निकाल ली, अब दूसरी छूट निकालेंगे, तो वस्तु दोनों छूट के बाद कितनी बच रही है, 769.5 की। तो हमको क्या करना होगा, एक छूट देने के बाद तो इसमें से हमको 769 घटा दीजिए कि दूसरी छूट कितने रुपए की थी, परसेंटेज बाद में देख लेंगे। तो कितना हमारा यहाँ पर अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना बचेगा, तो यहाँ पर 0.5 बचेगा, यहाँ पर 4 बचा, तो यहाँ पर बचेगा 5, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, 9 5 14। यहाँ पर 4 बचा, हासिल लिया था, तो 14 में से 6 गए, कितना बचा, 8। तो देखिए 85.5 रुपीज़ की और हमको डिस्काउंट मिला है, और इस बार डिस्काउंट किस पर मिलेगा, 900 पर हमने एक डिस्काउंट दे दिया है, तो अब डिस्काउंट देंगे हम 855 पर। अगर हम 85.5 यानी 85.5 का डिस्काउंट 855 पर देंगे तो कितने का डिस्काउंट बनेगा, तो ये बनेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 10% का। दूसरा तरीका आपका ये था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। 5% की छूट हमको साफ साफ दे रखी है कि एक छूट 5% की थी, तो हमने सीधे सीधे 5% की छूट निकाल ली। अब वस्तु की हमारी जो एक्चुअल प्राइस है, जो हमारा आर्टिकल है, जो उसका एक्चुअल प्राइस है वो बचा हमारा 855 रुपये। तो दूसरी छूट जो दी जाएगी वो 855 पे दी जाएगी, और किसके रेस्पेक्टिव में छूट हमको निकालनी है, 855 के। तो 85.5 रुपये की छूट 855 पे। एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका आपका ये था। एक तरीका आपका रेशियो मेथड से भी हो जाएगा, उससे भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन मुझे जो आपके लिए बेस्टेस्ट तरीका लगा वो ये है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इससे थोड़ी आपकी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। आपको जो बेस्ट लगता है आप उस तरीके से इसको कर सकते हो, अप्रोच आपकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, पिछले वर्ष अरुण और भार्गव के वेतन का अनुपात 4.5 था। चालू वर्ष में, चालू वर्ष यानी कि जो आपका प्रेजेंट चल रहा है, वर्तमान वर्ष, उसमें से प्रत्येक के वेतन में 5000 की वृद्धि हो जाती है। नया रेशियो 9:11 हो जाता है। तो बताना है कि चालू वर्ष में अरुण का वेतन कितना है, कि यानी कि अब उसका वेतन, जो उसका इनकम है
ओ कितनी है। तो देखिए रेशियो वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं, जब भी हमसे बोलेगा तो ये भी आप दो तरीके से कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ पर देखिए आप रेशियो मान लोगे अरुण और भार्गव का। रेशियो कितना है 4:5, तो इसको आप x मान के भी कर सकते हो 4x, यानी इसके वेतन में कितना बढ़ा 5,000 रुपये। दूसरा मान लोगे आप 5x, इसके वेतन में कितनी वृद्धि हुई 5,000 रुपये की। रेशियो कितना बना 9:11। दूसरा तरीका, इसको साइड में रख देते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको दूसरी अप्रोच से करना है। दूसरा आ जाता है आपका रेशियो मेथड, ए रेशियो बी। अरुण और भार्गव का वेतन कितना था 4:5। 5,000 की वृद्धि इधर होती है, प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि इधर होती है। रेशियो कितना बन जाता है 9:11। सेकंड मेथड आपका ये हो जाता है। अब देखिए पिछली बार मैंने रेशियो मेथड से कराया था, इस बार एक्स वाले मेथड से करा देता हूँ। आप किसी से भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। यहाँ पे देखिए इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये आप सब लोग जानते होंगे। तो 11 चौक 44 और 9 पंजे 45, तो कितना बचेगा x। और 11 पंजे 55 और 9 पंजे 45, तो कितना बचेगा 10। आगे 3 जीरो, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिलती है 10,000। हमसे बोला है कि उनके वेतन जो चालू वर्ष में वेतन था वो कितना होगा। तो उनके वेतन का मान कितना माना था हमने 4x और 5x, तो इधर हो जाएगा हमारा 40,000 और इधर हो जाएगा हमारा दोस्तों 50,000। लेकिन पूछा है चालू वर्ष में अरुण का वेतन। अरुण का वेतन 4x था और 40,000 और उसके 5,000 की वृद्धि की जाएगी, तो प्लस उसमें 5,000 और ऐड कर दीजिए, तो हमारा वेतन कितना बनेगा 45,000। भार्गव का वेतन में अगर हम 5,000 ऐड करते हैं तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 55,000। अब हमसे हमारा क्वेश्चन करेक्ट है या इनकरेक्ट, अगर ये भी आप जांचना चाहते हो, तो हमारा चालू वर्ष में रेशियो कितना था 9:11। आप इसको काटोगे 5 नम 45 और 11 पंजे 55, 9:11 ही आएगा। तो आप जो चाहे उस मेथड से कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको बता दी हैं, रेशियो मेथड कैसे, एक्स वाला मेथड कैसे, दोनों तरीके बहुत आसान है। सिर्फ कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। कैलकुलेशन कैसे होगी, प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन बेटर होती जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जबकि डाले गए वोटों में से 5% को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 9,880 वोट मिले जो वैध वोटों का 65% थे। दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या हमको यहाँ पर बतानी है। तो मान लेते हैं कि जो टोटल वोट डले थे वो थे हमारे 100%। टोटल वोटों की संख्या मान ली, 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। जो टोटल वोट थे यहाँ पर हमने टोटल वोट ले लिए, 20% ने वोट नहीं डाला, तो डले हुए वोट, जो वोट डाले गए हैं, डाले गए वोट कितने हो गए 80। 20% ने डाला नहीं, बचे कितने 80, तो 100 का 80% कितना बचेगा 80। आगे हमसे बोला है 5% को अवैध घोषित कर दिया, तो हमको यहाँ पर 80 का 5% निकाल लेना है। 80 का 5% कितना होगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 20 चौके 80 और 5 से 5 कट गया, यानी कि हमारे 4 वोट, या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे 80 × 95। तो 4 वोट अगर हमारे जो थे क्या थे इनवैलिड थे, 4 वोट क्या हो जाएंगे इनवैलिड। तो वैलिड वोट कितने बचेंगे, वैलिड वोट बचेंगे हमारे 76। कितने बचे टोटल हमारे 76 वोट बचे वैलिड। हमसे आगे क्या बोला गया है, एक उम्मीदवार को 9880 वोट मिले जो वैध वोटों का 65% थे। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की हमको यहाँ पर संख्या बतानी है। तो देखिए ये जो वोट हैं ये वैध वोटों का 65% है, और जो वैलिड वोट हैं हमारे, सॉरी ये वाले जो वोट हैं ये वैलिड वोट का 65% है, और वैलिड वोट कितने हैं 76। 76 का 65 अगर हम निकालें तो कितना बनेगा 9880। कैलकुलेशन वैल्कुलेशन इसकी कर लेने के बाद हमको क्या निकालना है, 76 का
35%। हमसे पूछा है दूसरे उम्मीदवार को। आप यहाँ पर 76 कॉमन भी ले सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, जहाँ से आपको आसान लगे वैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। डायरेक्ट मैं तो यही बोलूँगा कि 65 से 9880 में डिवाइड कीजिए, और जो आपका रेशियो बनता है, जो भी एक यूनिट का मान आता है, उसको 35 में मल्टीप्लाई कर देना है। डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आपके सामने। तो चलिए क्यों ना करके देख ही लिया जाए। 65 से 9880 कितनी बार जाएगा, किससे कटेगा? 5 से काट के देख लीजिए, 13 पंजे 65, या 13 से काट के देख लीजिए। चलिए 5 से ही काट लेते हैं। 5 एकम 5 4, 5 नम 45, कितने बचे? 3, 5 सत्ते 35, 5 छक्के 30, 13 कम 13, कितने बचे? 6, 13 पंजे 65, कितने बचे? 2, 13 दूनी 26, 152। 152 और 35 की हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेनी है, तो कितना आएगा आपका? 152 और 35। यहाँ पर आप इसकी 35 दूनी 70, लास्ट में 0, तो 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं? कट्टे हो जाते हैं। तो 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर ख़त्म। 35 दूनी 70, हमारा 7 बच रहा है। 35 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 पंजे हमारे 175, और 175 और 7 कितना हमारा आएगा? 2। लास्ट में क्या आना है? 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 5320 यूनिट डिजिट से भी ऐसे भी करके देख सकते हो, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप इसको पूरा भी करके देख सकते हो कि हमारा कितना बनेगा, तब भी आपका 152 और 35 की मल्टीप्लाई 5320। 76 से 65 की मल्टीप्लाई करते तब भी हमारा वही था, फिर से हमको दोबारा 76 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, इसलिए हमने क्या किया? 76 को ले लिया कॉमन और 76 को कर दिया गायब। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर होता है 5320, ऑप्शन नंबर 2। जिन जिन बच्चों का करेक्ट था वो अपना 1 नंबर बढ़ा लेंगे। हर एक क्वेश्चन पे अपना 1 नंबर ऐड करते चलिएगा, और कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आकृति में ABCD भुजा 16.8 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये वाला, इसकी जो भुजा दे रखी है ये 16.8 सेंटीमीटर की एक भुजा दे रखी है। केंद्र ABC और D के साथ 4 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं। ये A हो गया, इसके मान लीजिए केंद्र है ABC और D, कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्त से 2 को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, 2 को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, और छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो हमको बताना है ये जो वाइट वाला एरिया है, हमको बताना है कि इसका एरिया कितना होगा, जितना भी वाइट वाला है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देख के उसको एग्ज़ाम में छोड़ देंगे कि भाई इस टाइम टेकिंग है, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या वो आपका एक अच्छा अटैम्प्ट होगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, आपको पहले से पहले तैयार रहना है और अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। अब देखिए हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो आपको क्या निकालना है? जो एक वर्ग है, वर्ग निकाल लेना है। ठीक है, पहले वर्ग को आपको सोल्व करना है। ये एक वर्ग हो गया। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग है। अब वर्ग की एक भुजा ये क्या होती है? A। तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 16.8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 16.8 सेंटीमीटर। एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? 16.8 गुणा 16.8। अब हमको क्या निकालना होगा? अब हमको निकालना पड़ेगा वृत्त का त्रिज्यखंड। ये वृत्त है और इसको क्या बोलते हैं हम? अलग कलर से करता हूँ, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। ये क्या हो जाएगा हमारा? त्रिज्यखंड। ये वाला एरिया हम निकाल लेंगे, ये वाला एरिया हम निकाल लेंगे, और ये वाला हम एरिया निकाल लेंगे। तो हमको क्या निकालना है? सिर्फ और सिर्फ एक एरिया निकाल लेना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इन चारों का एरिया निकल आएगा। उसको हमको वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देना है। हमको वो घटा देंगे तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अगर हम पूरे इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा।
तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का त्रिज्यखंड और वर्ग का क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाले एरिया को निकाल करके, ये सारे एरियाज निकाल करके एक निकाल के 4 से गुणा कर दीजिए और बाकी जो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से घटा दीजिए, आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हमको निकालना है वृत्त का त्रिज्यखंड। तो वृत्त का जो त्रिज्यखंड होता है वो दोस्तों क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो हमारा पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल जो हमारा वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 16.8। तो जो हमारी ये त्रिज्या, यानी कि यहाँ पर भी आधा है या आधा इधर है, तो जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8.4। तो आर की वैल्यू 8.4 हो गई। आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे। थीटा, अगर हम थीटा की बात करें तो यहाँ पर थीटा कितना आ रहा है, तो थीटा आएगा हमारा 90 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 90 डिग्री अपॉन में 360। क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इसका सॉल्यूशन करना है, इसको सॉल्व करना है और आपस में इनको सबट्रैक्ट कर देना है। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। कैलकुलेशन आपको काफ़ी करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑप्शन नंबर बी आएगा 60.48। यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट काट सकते हो 4 से, 9 4 जा, और आपस में इनकी मल्टीप्लाई करके इनको कॉमन भी आप लोग ले सकते हो। देखिए स्पेस कम है, वरना मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाया था। 16.8 को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, या एक काम कीजिए, इसकी और इसको, यहाँ से भी आपका 2 बचेगा, यहाँ से भी 2 बचेगा, ये दोनों आपके यहाँ से कॉमन आ जाएंगे, तो 2 बचेगा आपका। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 आपका अंदर बचेगा, 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 8.4 बचेगा आपका, और बचेगा आपका 22/7। बस सिर्फ और सिर्फ उनकी आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। क्या बचेगा, 16.8 मल्टीप्लाई 16.8 इंटू, और कुछ कटा है इसका, 11 दूनी 22 करके, जो भी आपकी कैलकुलेशन आएगी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, वरना वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। कैलकुलेशन मैं आपको करा भी दूंगा, लेकिन वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। ये आपकी 2 यहाँ पर इक्वेशन बनी है, इक्वेशन मान लीजिए इनको। एक इक्वेशन है आपकी 16.8 वाली, इसका वर्क करना है, और एक इक्वेशन आपकी ये वाली बनी है। बस आपको इनको सॉल्व करना और इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रैखिक समीकरण है 3x - y + 5 = 0, 2x + 3y - 4 = 0। ग्राफ दिए हैं, ये अल्फ़ा है आपका, अल्फ़ा और बीटा। इस पर प्रतिच्छेद है, बिंदु P भी ग्राफ पर स्थित है। बताना है आपको क्या आंसर आएगा। सबसे आज का ईजीएस्ट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ईजीएस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये क्वेश्चन को लिखने की, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट देख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सरिता की आय ममता की आय से 20% अधिक है, और सरिता की आय इतनी है। ममता की बचत 12,000 है, जो कि सरिता की बचत से 20% अधिक है। सरिता और ममता के व्यय के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सरिता। सरिता की हमसे इनकम पूछी है, आय। ममता की आय से 20% अधिक है, तो सबसे पहले हमको ममता की आय माननी होगी। तो ममता की जो इनकम है, तो ममता की इनकम हो जाएगी 100, तो सरिता की इनकम बनेगी हमारी 120। 20% अधिक है तो 120, और सरिता की हमको इनकम सीधे सीधे दे रखी है, तो 120 यूनिट की जो वैल्यू बनेगी हमारी 42,000। अब हम यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 0 से 0, 12 36 और 6, 12 पंजे 60, 350। तो ममता की इनकम आ जाएगी दोस्तों 35,000। दोनों की इनकम निकल गई। ममता की जब हमारी सेविंग, यहाँ पर सेविंग दे रखी है, ममता की सेविंग हमारी 12,000 रुपये है, तो यहाँ पर उसका एक्सपेंडिचर निकल जाएगा।
आय में से अगर आप बचत घटा दोगे तो आपका व्यय आ जाएगा, आय में से आप व्यय घटा दोगे तो बचत आ जाएगी, बचत और व्यय यानी खर्च को जोड़ दोगे तो इनकम निकल आएगी, एक्सपेंडिचर घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे यहाँ पर, तो ये बचेगा 2330 यानी कि 23,000। तो ये किसका खर्च है, 23,000 ममता का। हमसे क्या पूछा गया था, इनके व्यय का अंतर, लेकिन हमको क्या हुआ, ममता का व्यय निकाल लिया, सरिता का व्यय निकालना है तो हमको लिंक ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए हमसे यहाँ पर बोला गया है ममता की बचत 12,000 है जो कि सरिता की बचत से 20% ज़्यादा है। तो सरिता की बचत कितनी है, 12,000। ममता की बचत अगर 100% है, सॉरी ममता की कम है, यहाँ पर बोला है ममता की बचत 12,000 जो कि सरिता की बचत से, सरिता की बचत अगर 100% है तो ममता की कितनी हो जाएगी, 120। 120 का मान कितना बना हमारा, 12,000। 120 किसके बराबर है, 12,000 के। तो यहाँ पर हमारी क्या बनेगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, 100 बनेगी। यहाँ पर हमारी एक यूनिट की वैल्यू 100 बनेगी। तो हमारे जो सरिता की बचत आएगी वो आएगी 10,000, सरिता की इनकम 42,000। तो सरिता का खर्च कितना आएगा, तो सरिता का खर्च आएगा 32,000 और ममता का खर्च 23,000। दोनों से हमसे अंतर पूछा है तो हमारा अंतर आ जाएगा 9,000। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 20, ए बी बराबर 15 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान बताइए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, इससे भी आसान क्वेश्चन और आपसे क्या ही पूछेगा एग्जाम में। सीधे सीधे a प्लस बी दे रखा है, ए बी दे रखा है आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको देखिए क्या चाहिए होगा, यहाँ पर a माइनस बी का मान चाहिए होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए होगा, आपके पास सिर्फ ए बी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, इक्वल में आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। यहाँ से आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकल जाएगा। a प्लस बी का मान 20 है तो 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 400। 2ab, ए बी 15 है तो 15 दूनी 30, इसमें से 30 आप अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 370। तो ये किसका मान आ गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो इसको आप कहाँ रखोगे, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 15, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा 340। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आपकी 340, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 72, 154 और 170 मीटर हैं, सब मीटर में दे रखा है। क्षेत्रफल एक वृत्ताकार गार्डन के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि एक वृत्ताकार गार्डन है, त्रिभुजाकार पार्क है, जो इसकी भुजाओं की लंबाई है 72, 154, 170 है। 72, 154, 170 कैसे भी आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पर हमको दिया है कि एक वृत्ताकार, वृत्त ये एक वृत्ताकार गार्डन है, दोनों के क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, बराबर हैं। 80 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से गार्डन की बाड़ लगाने की लागत, यानी इस गार्डन में चारों तरफ से बाउंड्री की है तो उसकी लागत हमसे पूछ रहा है, और 80 रुपये प्रति मीटर का यहाँ पर खर्च बन रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। सबसे पहले हमको निकालना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, आपको लगाना होगा आपका हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला क्या होता है, 72, आपको s की वैल्यू निकालनी होगी। s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। 72, 154 और 170, 4 2 6, 7 5 12, 1 और 1 2 3, तो कितना आ गया आपका 12 2 हासिल थे, तो 4 2 6, 7 5 7 7 14 5 19 और 1 और 1 2 और 1 3, 396। 396 अपॉन के 2, 198 यहाँ पर आपका निकल के आएगा। अंडर रूट में आपको निकालना पड़ेगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कैलकुलेटिव है लेकिन आपका डायरेक्ट आंसर आएगा।
यहाँ पर आप इनकी कैलकुलेशन करोगे, आपका कैलकुलेशन करा के जो भी आपका निकलेगा ये आएगा आपका 5544। तो यहाँ पर आपका निकल के आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्ताकार गार्डन का क्षेत्रफल बराबर हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम गार्डन निकालेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक वृत्त का परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2πr। तो उसके लिए आर हमको ज़रूरी होगा। तो आर निकालने के लिए यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल में 5544। 11 से कट जाएगा तो आपका आर की जो वैल्यू आएगी, डायरेक्टली बता देता हूँ, आर की वैल्यू आपकी आने वाली है यहाँ पर 42। अब आप इसमें 2πr में इसकी वैल्यू रख दीजिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 हो जाएगा। 2 इंटू आर की वैल्यू आपकी 42, आपका टोटल निकल के आएगा। और इसमें खर्चा 80 रुपये प्रति मीटर। कितना आ गया, 7 छक्के 42, 6 अट्ठे 48, 480, 22 दूनी 44। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 44 का 0, फिर आप 44 को 8 से, वही हमारा पुराना मेथड 44 अट्ठे। तो यहाँ पर आपके 44 अट्ठे निकल के कितने आएंगे, 44 अट्ठे होते हैं दोस्तों 352। तो 0 352 का 2, लास्ट में 20 किस में दिया है, तो 20 ऑप्शन नंबर डी। 21,120 रुपये का यहाँ पर आपको खर्चा मिलने वाला है। तो इस तरह से देखिए कैलकुलेशन है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। लेवल आप देख सकते हो, हर लेवल का आपको क्वेश्चन मिल रहा है, आसान से आसान। जिसको आप उंगलियों पे कर सकते हो वो क्वेश्चन आपको मिल गया, जिसको आपको पूरी कैलकुलेशन देनी होगी वो क्वेश्चन आपको मिल गया। तो हर टाइप का क्वेश्चन है। एग्ज़ाम को बिल्कुल भी आसान नहीं समझना है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बेहतरीन प्रैक्टिस। पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हो, पहले भी मैंने BSF CRPF की तैयारी कराई थी आपको, उसमें रिजल्ट भी देख सकते हो, उसमें रिव्यू भी देख सकते हो। एग्ज़ाम टाइम पे मैंने रिव्यू भी दिए थे कि कितने क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। बस क्या ज़रूरत है आपको विश्वास की, एक बार विश्वास करके आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करिए। अब मैंने आपको कंप्यूटर कमेंट सेक्शन में बोला था कि सर कंप्यूटर के क्वेश्चन करा दीजिए, आप क्लास देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा करके और उससे रिलेटेड फैक्ट आपको बता करके सारी क्लासेस कराई हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से है, वार्षिक 7.5% की साधारण ब्याज दर पर एक राशि 2 वर्ष बाद 8625 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज आपको बताना है कि साधारण ब्याज क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 7.5% है, 2 साल में कितना हो जाएगा, 15%। और हमसे पूछा है कि 2 वर्ष बाद इतना हो जाता है, तो ये क्या दिया है हमको, मिश्रधन दिया है, उसमें हमारा राशि भी जुड़ी है, उसमें हमारा ब्याज भी जुड़ा है। तो 115% की वैल्यू हमको दी है 8625 रुपये। कितना दिया है हमको, 8625 रुपये। यहाँ पर हम इसको 115 से काट लेंगे, तो 115 से कितनी बार जाएगा ये हमारा, 75। कितनी बार गया, 75। 100% की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा बनेगा कितना, 7500। अमाउंट कितना हुआ था, 8625। 8625 में से 7500 जो हमारी एक्चुअल अमाउंट था, अगर हम वो घटा देंगे तो हमारा कितना बनेगा, 1125। तो ये क्या बना हमारा, ब्याज। ऑप्शन नंबर ए। जल्दबाजी में देखिए 1275 मत जोड़ देना कभी, 1275 को 1125 1175 पढ़ के सी ऑप्शन लगा दो। ऐसी मिस्टेक्स बहुत होती हैं। अगर क्वेश्चन आसान है तो उसको बहुत देख करके हमको सोल्व करना होगा। यहाँ पर आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से करना है। ABD में उपस्थित हुए विद्यार्थियों की औसत संख्या का, पहले हमसे पूछा है A, B और D, इसके एवरेज औसत संख्या का स्कूल B और D से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों से अनुपात। B और D में उत्तीर्ण हुए, ABD में औसत है और B और D में उत्तीर्ण हुए। एक तरफ आपको पहले एवरेज निकालना होगा, दूसरी तरफ सिर्फ आपको योग निकालना होगा, फिर आपको बताना होगा कि उनका रेशियो क्या है।
बिल्कुल सब ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भी हबड़ा तबड़ी या गलत नहीं करना है। दोनों में हमसे क्या पूछा है, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, इतना तो आप समझ सकते हो। अलग कलर से इसको लिख देता हूँ मैं, कौन सा कलर ठीक रहेगा, ए बी सी और डी यहाँ पर। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को। उत्तीर्ण हुए, जो पास हैं वो येलो वाला है और जो परीक्षा में अपियर हुए हैं वो ग्रीन वाला है। ए बी सी डी में परीक्षा में उपस्थित और उत्तीर्ण, अपियर्ड उपस्थित। हमसे सिर्फ क्या पूछा है, ए बी डी में उपस्थित हुए, तो ए बी और डी में उपस्थित वाले यानी अपियर यानी ग्रीन वाले 275 प्लस, बी में 250 और डी में 375। 5 5 10 7 7 14 15 5 20 2 4 3 7 2 9, कितना बना हमारा यहाँ पर 900। इसका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा 300। अब हमको दूसरा बताना है कि बी और डी में पास हुए, बी और डी में पास हुए यानी पीले वाले यानी 480। हमको इनका बताना है रेशियो, 0 से 0 कितने बचे, 3 धाई 30, 16 तिया 48 और 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5:8 हमारा यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। रेशियो बनता है हमारा 5:8। बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। पुस्तकालय में रविवार को औसतन 221 आगंतुक यानी मेहमान, शनिवार को औसतन 249। तो देखिए रविवार को, यहाँ पर संडे लिख लेते हैं, नोट डाउन करते चलेंगे। संडे को लगभग 221 हमारे मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट। सैटरडे को जो आ रहे हैं गेस्ट वो हैं 249 ऑन एवरेज। गुरुवार से शुक्रवार होने वाले, गुरुवार से शुरू होने वाले, गुरुवार से कोई मंथ का पहला दिन गुरुवार है हमारा, गुरुवार से शुरू होने वाले वर्ष के जनवरी के महीने में, यहाँ पर हमको दे दिया है कि जनवरी का महीना है, दिन होते हैं 31। हमको महीने का नाम खोलने का मतलब है कि उसमें दिनों की संख्या 31 बनेगी। जनवरी के महीने में गुरुवार से स्टार्टिंग है, संडे दिया है, सैटरडे दिया है। जनवरी के महीने में सप्ताह के अन्य दिनों में, तो अन्य दिन कितने बचे दोस्तों हमारे, 2 ये हो गए, तो 5 दिन हमारे और बनेंगे। अन्य दिनों में x आगंतुक होते हैं। पूरे महीने में प्रतिदिन, यानी कि अगर हम पूरे महीने की बात करें 31 के 31 दिन की, तो हमारे कितने आएंगे, 195 गेस्ट आते हैं। सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 पंजे 5, 1 नंबर 9, 1 कम 1, 3 पंजे 15, 3 नंबर 27, 1 28, 3 कम 3, 2 5, 5 9 5 14 और 8 2 10, 5 1 6, 6045। जो 31 दिन के दरमियान टोटल गेस्ट आए हैं वो आए हैं हमारे 6045। गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है तो गुरुवार की तारीख क्या होगी, 1। हमको संडे देखने हैं, कितने संडे हैं कितने सैटरडे हैं। पहले 1 तारीख गुरुवार की, इसके बाद क्या आएगा शुक्रवार, इसके बाद शनिवार और इसके बाद रविवार। शनिवार की डेट क्या होगी, 2 3 4, 3 तारीख का शनिवार होगा। अब कितने शनिवार आएंगे, 3 तारीख का शनिवार है, दूसरा शनिवार हमारा किस तारीख का होगा, 10, प्रत्येक 7 जुड़ता है, 17, 7 7 14 24 और 7 4 11 31। यानी कि हमारा शनिवार का दिन पहले था, तो रविवार का दिन पड़ेगा 1 तारीख का। तो अगले महीने में हमको नहीं जाना है, तो रविवार हमारे शनिवार पड़ेंगे हमारे 5 और रविवार पड़ेंगे हमारे 4, 1 कम, शनिवार से 1 कम रविवार रहेगा। तो शनिवार में 5 से मल्टीप्लाई और रविवार में हमारी 4 से मल्टीप्लाई, इन दोनों का योग निकालेंगे। तो हम इसको इरेज कर देते हैं जगह कम होने के चलते। कैलकुलेशन कर लीजिए आप, इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 नम 45, 5 चौक 20, 4 24, 5 दूनी 10, 2 12, 12,045 शनिवार को आए थे और 884 आपके रविवार को आए थे। टोटल योग हो जाएगा हमारा 2129। 6045 में से अगर हम 2129 को माइनस कर देते हैं तो हमारा बचेगा 6193।
3916। ये बाकी जो संडे और सैटरडे में कितने आए थे, इन दोनों दिन को मिला के टोटल योग आता है हमारा 2129 रुपये का। सैटरडे संडे टोटल 2129 हो गए। और जो 31 दिन में हमारे बने थे वो हमारे 6045 थे। तो 31 में से हमने सैटरडे बने थे 5 और संडे बने थे 4, यानी कि 9 दिन। 9 दिन हमने इसमें से निकाल देंगे। तो अगर हमने 9 दिन निकाल देते हैं तो कितने दिन बचेंगे हमारे, ये बचेंगे 22 दिन। तो जो 22 दिन में हमारे टोटल गेस्ट आए थे वो थे 3916, और हमसे पूछा है औसतन। इसको हम 22 से डिवाइड कर देंगे, और जब हम इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, नीचे आ जाएगा 11 और 2 कम 2, 2 9 18, 2 5 10, 2 8 16, 11 कम 11, कितना बचा यहाँ पर हमारा 8। तो 7 बार चला जाएगा, 11 7 77, कितने बचे 8, 11 8 88। तो कितना बना हमारा 178, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। पूरे महीने में जो हमारे आए थे वो निकाल लिए, जो शनिवार और रविवार को आए थे वो निकाल लिए, दोनों को आपस में घटा दिया। जितने दिन बचे थे वही हमसे पूछा था x दिन का, कि शनिवार और रविवार को छोड़ करके जितने हमारे x आगंतुक थे x का मान 178। अगला क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको क्लास देखने के बाद में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। बताना है रमेश द्वारा प्राप्त औसत अंक और महेश द्वारा प्राप्त औसत अंक के बीच अनुपात क्या है। विद्यार्थी का नाम दिया है रमेश, सुरेश, महेश और गणेश। उनके सब्जेक्ट दिए हैं अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। हमसे बोला है रमेश द्वारा प्राप्त औसत अंक, यानी रमेश ने कितने अंक प्राप्त किए, तो तीनों को मिला करके हमको उनका एवरेज निकालना है। उसके बाद महेश द्वारा प्राप्त औसत अंक के बीच का अनुपात, जो महेश ने अंक प्राप्त किए उसका अनुपात। तो देखिए हमसे दोनों का अनुपात पूछा है, तो हमको अनुपात निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों में बराबर से डिवाइड करना है 3 से। तो रेशियो में 3 से 3 कट जाएगा, तो हमको डिवाइड करना ही नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे उनका योग निकाल लेंगे और उसमें रेशियो निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं, फिर देर किस बात की है। 5 और 5 10 और 3 13, 6 6 12 और 6 कितने हो गए 18, 183। रमेश का बना 183, और 4 2 6 और 7 6 13, 6 6 12 और 6 18। तो यहाँ भी कितना बना 183। तो 1 अनुपात 1 आ जाएगा। इतना आसान सवाल था, सिर्फ जोड़ना था और उनको काटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी, 39 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम चीनी में मिला दिया। 36 किलोग्राम चीनी खरीदी उसने 39 रुपये की दर से, 50 किलोग्राम चीनी उसने खरीदी थी, सॉरी गलत हो गया थोड़ा पढ़ने में, 36 रुपये प्रति किलो था। 36 रुपये में उसने जो पर केजी था ये रेट है, और 50 किलो टोटल अमाउंट था 50 केजी का। 39 रुपये में उसने खरीदी थी 100 किलोग्राम चीनी। 39 रुपये की दर पर उसने पूरे 100 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसको लाभ कितने का चाहिए 9% का। आपस में उसने चीनियों को मिला दिया। मिश्रण को कितने रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचना चाहिए कि टोटल उसको 9% का लाभ हो जाए। ठीक है, इसको भी करते हैं। यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी 0, 5 छंग 30, 5 या 15 और 3 18। यहाँ पर आ जाएंगे उसके 3900 रुपये। टोटल उसने कितने रुपए की चीनी खरीदी थी, टोटल उसने चीनी खरीदी दोस्तों 9 8 17 और 5 5700 रुपये की उसने टोटल चीनी खरीदी। लाभ कमाना है उसको 9% का, तो यहाँ पर पहले उसका लाभ जोड़ देते हैं। 9% का लाभ कमाना है। आप इसको सीधे सीधे 9 से भी कर सकते थे, चलिए 9 से ही कर लेते हैं, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। इंटू 9 अपॉन में 100, 0 से 0 कट जाएंगे, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, 45 और 6 हमारे 51, कितना बनेगा 3 1 2 6 6213 रुपये।
यहाँ पर उसको चीनी कितने में बेचनी है, 6213 रुपये की टोटल अगर बेचेगा वो। 36 किलो और 39 किलो का योग यहाँ पर अगर हम निकालें, 9 6 15 3 3 6 1 7, 75 किलो चीनी 6213 रुपये में उसको बेचनी है। तो उसका क्या बन जाएगा, 9% का उसका यहाँ पर लाभ बन जाएगा। सॉरी रुपए हैं, यहाँ पर 150 किलो चीनी, ये तो रुपए हैं। 150 किलोग्राम चीनी 6213 रुपये की दर से बेचेगा, तो उसका क्या आ जाएगा, 9% का लाभ। तो यहाँ पर आप 0 को 15 को क्या लिख लेंगे दोस्तों, हम 15 को लिख लेते हैं 15 गुणा 10, क्यों, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 15 चौका 60, बचा कितना, 21 बचेगा। 15 कम 15 कितना बचा, 6। 15 चौका 60 और 15 दूनी 30, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 41.42। क्या आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये 10 जीरो हटाएंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो 41.42 हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 36 रुपये के हिसाब से एक बार और समझ लीजिए, 36 रुपये के हिसाब से 50 किलो चीनी 1800 रुपये की, 39 रुपये के हिसाब से 100 किलो चीनी 3900 रुपये की, टोटल चीनी 5700 रुपये की, 5700 रुपये की टोटल चीनी हो जाती है। यहाँ पर 9% का लाभ अगर हमको लेना है तो 9% कितना बचा, 513। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6213 रुपये टोटल अगर बेचेगा। 5700 रुपये की चीनी 6213 में बेचता है तो 9% का लाभ होता है। तो 6213 रुपये की चीनी 150 किलो चीनी थी, तो 41.42 के रेट से अगर टोटल बेचता है तो 9% का लाभ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। शेष दूरी का आधा भाग 60 किलोमीटर और शेष दूरी 90 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो देखिए हमको ऐसा कुछ लेना होगा जो 45, 60 और 90 तीनों से डिवाइड होना चाहिए। अब तीनों से डिवाइड हो ऐसी कौन सी चीज़ है, तो एलसीएम आप इसका ले लोगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर का था, हमसे बोला है 1/3 भाग, 1/3 कितना हो जाएगा, 60, कितने से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने तय किया, प्लस दूसरा शेष दूरी का आधा भाग। तो शेष दूरी कितनी बचेगी, 120, 120 का आधा भाग 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बचता है हमारा। और शेष दूरी 60 ये 120 की दूरी हो गई, बची कितनी, 60, वो किस चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल निकालनी है, तो औसत चाल होती है दोस्तों कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर हमको ये निकालना है। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 180 ही आ जाएगा। तो इसका एलसीएम टोटल क्या चला गया, 180, ठीक है। अभी 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 45 से अगर हम 180 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार। तो यहाँ पर 6 चौके 24, 60 से अगर हम 180 को 3 बार, तो यहाँ पर 180 और यहाँ पर 2 बार 120। ये सारा सिस्टम हमारा यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। इसको ले जाते हैं ऊपर, इसको कर लेते हैं ऐड, 240, 180, 120, 180, 120 बने 300, 300 और 240 हमारे हो गए 540। तो यहाँ पर इसको ख़त्म करके लिख देते हैं हम यहाँ पर 540, 18 या 54, 3 छंगे 18, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आ गई उसकी औसत चाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर जल में एक नाव की चाल का धारा की चाल से अनुपात दिया है 11:4। नाव को धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर की यात्रा करने में 72 मिनट लगते हैं। नाव को धारा के अनुकूल 63 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर की यात्रा करने में कितने घंटों का समय लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को सबसे पहले क्या करना है, लाइक, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले, कि हमको पता चले कि हाँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं।
और क्वेश्चन लाइक करके शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, जिससे कि सभी को पता चल जाए कि कितने अच्छे से आपके लिए यहाँ पर मेहनत की जा रही है और आगे की जाएगी। आपके एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, जिससे कि आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ और अच्छे से तैयारी आपकी यहाँ पे की जाएगी। हम भी और अच्छे से मेहनत करेंगे। तो चलिए, स्थिर जल में एक नाव की चाल का धारा की चाल से अनुपात 11:4 है। 54 किलोमीटर की यात्रा करने में 72 मिनट लगते हैं। तो 54 किलोमीटर की यात्रा अगर की जाती है तो उसमें कितना समय लग रहा है? तो यहाँ पर देखिए, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 11/4 यहाँ पर बन गया हमारा 15x, दोनों का x मान लिया, इक्वल कितने मिनट का समय लगा? 72 मिनट का। तो इसको बदल लेंगे हम, किलोमीटर प्रति घंटा है तो मिनट को घंटे में, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, 5 तिया 15 और 18 तिया 54। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ जाती है? x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर 18, सॉरी 6 बच रहा है, 6 तिया 18। तो यहाँ पर हमारी कितनी बचेगी? ये इस वाले 6 से ये वाला 18 जाएगा 3 बार, तो 3 हमारी यहाँ पर वैल्यू बचती है x की। तो 11 तिया 33, 11 चौके 44। बोला है कि धारा के अनुकूल 63 किलोमीटर और प्रतिकूल 42 किलोमीटर की तय करने में कितने घंटे का समय लगेगा? तो 63 बटे, यहाँ पर मैंने ये थोड़ा गलत लिख दिया, 11 नहीं 3 चौके 12, x का मान 3 था, 3 चौके 12। तो 33 और 12 हमें अनुकूल ले जाना है तो जुड़ जाएगी, तो कितनी बनेगी हमारी? 45 प्लस प्रतिकूल 42, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 11, 21 दूनी 42, 45 दूनी 90, 9 6 13। आप इसको ऐसे भी कर सकते, 21 दूनी 42 के 45 दूनी 90 अपॉन में यहाँ पर 45 आएगा, 63 प्लस के यहाँ पर 90 आ जाएगा आपका। या आप इसको 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 5 दूनी 10, 7 17 बटे 5 भी आप इसको कर सकते हो। 17 बटे 5 आपका 3:4 आ जाएगा। सीधे सीधे आंसर ऑप्शन नंबर 4। कैसे भी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से आपकी थोड़ी हार्ड पड़ जाएगी। 9 6 13, 133 अपॉन 45, तब भी वही बात बनेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 64,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित की जाती है। तो सबसे पहले 12% की हमको वैल्यू निकालनी है, तो ये होता है हमारा 3/25, ठीक है। 25 से कितना हो रहा है? 28, 25 से 28, 25 25 625 और 28 28 आपका कितना हो जाएगा? 784। 625 की वैल्यू आपको कितनी दी है? सब कुछ समझ आ रहा होगा, इतने छोटे बच्चे आप भी नहीं हो, बहुत टाइम से क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है। कैसे कर रहे हैं? रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड आपसे आता होगा, आपसे अगर नहीं आता है तो ट्री मेथड, रेशियो मेथड मैंने आपको सब समझा रखा है। आप सर्च कर लेना ट्री मेथड बाय टारगेट विद भानु, आप कैसे भी सर्च कर सकते हो, या भानु सर, या आप हमारे चैनल पे भी जा सकते हो, मैथ वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो 625 यूनिट की वैल्यू 6400 आपको दे रखी है, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हमसे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज। ये मिश्रधन आएगा, ये मूलधन है, और यहाँ पर ब्याज आएगा। तो 5 में से 4 गया, 1 बचेगा हमारा, सॉरी यहाँ उल्टा घटेगा, 9 5 14, यहाँ पर 9 आएगा, 784 में 625 जाएगा, 9 5 1, 159। तो 625 के बराबर है 64,000 और 159 यूनिट की हमको यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो अगर हम काटें 25 25 625, तो 25 से कितनी बार चला जाएगा? 2 0, 25 चौके 100, तो 640 × 4। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए कितनी आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन आती है, ठीक है। 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40.8, और यहाँ पर आ जाएगा 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 128.8 करके यहाँ पर आएगा। और आपको उसकी 159 में आपको उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो डायरेक्टली आपका यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है,
बी ए से 20% कम कुशल है, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक आपका कीवर्ड है कम कार्यकुशल है, यानी कि बी जो है वो कम कार्यकुशल है ए से, जबकि क्वेश्चन में दिया जाता है कि बी ए से 20% कुशल है, तो कुशल है नहीं कि वो ज़्यादा कुशल है, लेकिन अभी क्या दिया है, वो कम कुशल है। तो हर एक चीज़ को समझ के, यानी क्वेश्चन को ज़रूरत है सोच समझ करके पढ़ने की, जितने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे उतना बेटर है। ए और बी दोनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, बी और सी ने मिलकर कार्य करते हुए शेष कार्य को 14 दिन में पूरा कर दिया। ए बी और सी मिलकर मूल कार्य के 11/12 भाग को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन। ए कर देता है दोस्तों 24 दिन में, और 20% कितना होता है, 20 पंजे 100, 5 में से 1 गया 4, 4 छंग 24 और 6 पंजे 30, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30। दोनों का काम कितना बनेगा, यहाँ पर हम इनका निकाल लें तो ये बनेगा दोनों का 120। पहले भी इतना कुछ सब कुछ समझ आ रहा होगा आपको, मुझे भी पता है, इतना आप समझ सकते हो कि ये मैंने 30 कैसे आया, 120 कैसे आया, ये दोनों का एलसीएम लेके आया। आप इसको कैसे भी कर सकते हो। 20% की वैल्यू यूनिट वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 1/5। यहाँ से हम उनकी 1/5 से इफिशियंसी निकालते हैं, 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी यदि कम कार्य कुशल है तो दिन ज़्यादा लेगा, ए ज़्यादा कार्य कुशल है तो दिन कम लेगा। टोटल काम हमने निकाल लिया है, तो 24 से 120 कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 3 से हमारा इफिशियंसी यहाँ से निकाल लेंगे 5:4। हमसे बोला है कि ए और बी ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो 9 की स्पीड से 4 दिन तक काम करेंगे तो 36 काम वो लोग कर देंगे, तो शेष काम हमारा कितना बचेगा, 84। हमसे क्या बोला है, ए बी और सी मिलकर, बी और सी ने मिलकर कार्य करते हुए शेष कार्य को 14 दिन में कर दिया। 84 काम अगर 14 दिन में हो जाएगा तो कितने की इफ़िशियंसी से काम किया गया होगा, 6 की इफ़िशियंसी से। बी की इफ़िशियंसी 4 है, तो यहाँ कितनी बची सी की इफ़िशियंसी, तो सी की बचती है 2, तो हमारे पास सी की इफ़िशियंसी भी आ गई, ए की 5, बी की 4, सी की 2। हमसे बोला है कि ए बी सी मिलकर तीनों लोग मूल कार्य के 11/12 भाग, मूल कार्य क्या है 120, इसका 11/12 भाग, 12 धाई 120, 11 धाई 110, 110 काम को तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो 5 4 9 और 2 11, 11 की इफिशियंसी से कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। कैलकुलेशन है, सिर्फ थोड़ा लैंग्वेज लंबी है, आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। आपका आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, फिर से बोलूँगा, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हों, तभी आप लाइक करके जाना, वरना आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई है, या जो भी आपकी क्वेरी हो। अगर आपको अगली क्लास किसी टॉपिक पर चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। CRPF, BSF, CISF, ITBP, जो भी आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो आप बता सकते हैं। हर तरह के आपको क्वेश्चन करा दूंगा। CAPF में आपको सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, तो सब में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। टंकी का क्वेश्चन है, पानी की टंकी का 1/6 भाग भरा हुआ है। पाइप A और B का टंकी को क्रम से 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। भरा हुआ कितना है, 1/6 भाग। दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो शेष टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। टोटल काम कितना है, 18, इफिशियंसी 3 और 2। 1/6 भाग उसका ऑलरेडी भरा हुआ है, तो 6 तिया 18, यानी 3 भाग भरा हुआ है, तो बच रहा है हमारा 15। पूछा है टोटल कितना समय लगेगा, तो 5 की इफिशियंसी से 3 घंटे हम उसको भरने में शेष लगेंगे। शेष टंकी का पूछा है, शेष टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना रहा। लाइक करके जाना क्लास को, जिससे कि मुझे समझ आ जाए कि हाँ आपको क्लास कितनी समझ में आई। कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी क्लास की लिंक। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो डेली अब आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है।
अगर आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है तो आप हमसे बता सकते हैं कि आपको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर जो भी आपको चाहिए बता दीजिएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस आपको अपने इस परिवार को आगे बढ़ाना है, ये आपकी जिम्मेदारी, कंटेंट देना मेरी जिम्मेदारी। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।